हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसमें हमने तीन मेथड डिस्कस किए थे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। पहला मेथड क्या था, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं फैराडेज लॉ में, ठीक है। सेकंड मेथड हमारा चल रहा था बाय चेंजिंग द एरिया, और इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया था हमने, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम एक स्ट्रेट रोड का फाइंड आउट किया था। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी स्ट्रेट रोड है, कंडक्टिंग रोड है, वो मूव करे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो उसका ईएमएफ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, जो कितना आया था A इज इक्वल टू बी एल वी। और इसकी बेटा फर्स्ट और मस्ट कंडीशन क्या थी, जो तीनों फैक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, लेंथ फैक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर विच आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी पार्ट को। अब हमने जो रोड ली है, अब इसको पहले तो लीनियर मोशन मूव करा था, अब इसको क्या करेंगे, एक एंड फिक्स करके इसको रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस केस में हमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग हमने डाल रखी है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ रोटेटिंग रोड। किसी भी रोड को, कंडक्टिंग रोड को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है उसको कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से। देखो, फर्स्टली वी कंसीडर द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किए हैं। These are the constant magnetic fields, ठीक है। हमने इसमें कोई रोड पुट की है, मेटालिक रोड, ठीक है, जिसकी लेंथ हमने मान ली बेटा एल। एल लेंथ की कोई मेटालिक रोड है, उसको पुट किया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। अब इस कंसेप्ट को हम फिर अनालाइज करेंगे रोटेशनल मोशन में। हम लास्ट पार्ट में क्या किया था, किसी भी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर को मूव करवाएंगे, हमने मान लिया इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी से मूव करवाया था, इसकी लेंथ हमने मानी थी l, तो E कितना आया था आपका BLV। अब इस केस में जब इस रोड को हम एक एंड को फिक्स करके रोटेट करवाएंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर लाई इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, एंड वेलोसिटी वेक्टर इज लाई इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड विद परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, लेंथ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसी कांसेप्ट को इसमें यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या किया हमने, इस एंड को कर दिया हमने फिक्स, इस एंड को क्या कर दिया हमने फिक्स। इसको अच्छे से समझते हैं, इस एंड को अगर फिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये रोड ऐसे रोटेट करेगी। अब जब ऐसे रोटेट करेगी तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, पहले इस मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी, फिर इनको काटते हैं, फिर इनको काटेगी। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट करेगी, तो इन रोड के दोनों एंड, जो रोड है इसके दोनों एंड, इस एंड को नाम दे दिया हमने O, इस एंड को नाम दे दिया हमने P। OP एंड के एक्रॉस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसी के बिहाफ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अगर कोई भी रोड है उसको हम इस हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो इसको फ्रीली फॉल करते हैं। अब देखो ये रोड आएगी तो जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड उनको इंटरसेक्ट करते हुए आएगी, तो इस रोड में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो भी सेम क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अगर किसी कोई भी कंडक्टिंग रोड है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रोटेट करवाएंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाओ। तो इसको सोल्व करने को क्या करेंगे बेटा, पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमने कोई मेटालिक रोड ली है, ये हमने मान ली मेटालिक रोड है, इस एंड का ये पार्ट फिक्स है। इसको सोल्व करने के लिए हमने इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया dx। अब इसका जो dx पार्ट है वो इससे ओरिजिन से लेके या सेंटर से लेके x डिस्टेंस पे है। अब देखो, अब इसको रोटेट करवाएंगे आइदर एंटी क्लॉकवाइज और आइदर क्लॉकवाइज, तो इस स्मॉल पार्ट की जो लीनियर वेलोसिटी, ध्यान से सुनो, स्मॉल पार्ट की लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगी, ऐसे होगी, क्योंकि पार्टिकल सारे ऐसे जाएंगे।
तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे मूव करेंगे। क्लियर है? अब देखो ये v वेलोसिटी वेक्टर हो गया, अब इसकी लेंथ वेक्टर हो गया ये dx, और मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है, तो ये तीनों फैक्टर क्या है? परपेंडिकुलर, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? E = BLV। हमारे पास देखो v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे v मान रखी है, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे dx, L की वैल्यू यहाँ पे क्या है? dx। एक रिलेशन पढ़ा था हमने 11th क्लास में, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमारे पास रिलेशन है था v = ओमेगा r। एक इस रिलेशन का बेटा हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, इस कांसेप्ट को समझते हैं। जो पार्टिकल, देखो इस कंडक्टर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल लेंथ के इस एंड पे होंगे उनकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, जो पार्टिकल यहाँ पे उनकी वेलोसिटी क्या मिलेगी? सबसे कम। ऐसी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम एंड पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है बेटा? वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो? देखो r की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे r 0 तो वेलोसिटी 0, r की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो v भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होता जाएगा। और ये पार्टिकल जो रोड है एक पर्टिकुलर एंगल से मूव करती रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो इस कांसेप्ट को हम बेटा क्या करेंगे? यूज करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी पार्टिकल कंसिस्ट करेंगे इसमें कंडक्टिंग रोड में, उसमें जो पार्टिकल इस सेंटर से एंड पॉइंट, सेंटर से दूसरे एंड पॉइंट, उस पे पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, और इधर आते आते वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो कंसीडरेशन आप लिख लेंगे सभी। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग रोड प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, L be the length of the conducting rod। अब हमने मान लिया dx, कोई पार्टिकल मान, कोई हमने इसका छोटा सा हिस्सा मान लिया dx एलिमेंट, इसके सेंटर से लेके x डिस्टेंस तक, सेंटर से लेके x डिस्टेंस तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम, EMF induced due to a small element dx। अब हमें EMF का फॉर्मूला बता E = BLV। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? सेम B कांस्टेंट है। V की वैल्यू क्या मान लिया हमने? V, और L की वैल्यू कितनी? इस dx पार्ट की कारण। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा? DE = BV into में dx, BV into में dx। क्लियर है भाई? अब देखो V क्या, इसकी लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, लेकिन रोड क्या करेगी? रोड क्या करेगी? इस सर्कुलर मोशन को क्या करेगी? अचीव करेगी। इस सर्कुलर मोशन को क्या करेगी? अचीव करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटती जाएगी। और इस केस में जो ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगी? इसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट काटती हुई जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेंगे तो ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। इस स्मॉल डीएक्स पार्ट के कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या आएगा? स्मॉल आएगा। इसलिए हमने इसका लिखा है डीई लिखा है। ठीक है, इसमें लिखेंगे है यार। अब हमें पता है एस डी तो v कितना होता है बेटा? ओमेगा r। v कितना होता है? ओमेगा r। अब देखो यहाँ पे r क्या है? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी मान रखे हमने? x। तो इस केस में देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें लिखेंगे है यार v = ओमेगा x, v = ओमेगा x। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा? और de = b ओमेगा x into में dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक? फाइंड आउट क्या करना है? इसकी वो लेंथ के कारण फाइंड आउट करना है। तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस के लिए क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड होता है। टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट साइड, इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड, b ओमेगा x into dx। अब देखो x की वैल्यू अब dx पार्ट को हम यहाँ पे o पे मानेंगे तो o पे कितना ईएमएफ आ जाएगा? o पे इसकी x की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर इसी को p पॉइंट पे लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से लेके l तक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बच क्या गया? x into dx। लिमिट की वैल्यू x = 0 से लेके x = l। अब x into dx इंटीग्रेशन क्या था? एक मेथड है, फॉर्मूला पता हमें इंटीग्रेशन का। x raised to power n into में dx का फॉर्मूला क्या था? x raised to power n plus m1 upon में n plus m1। अब n के लिए बेटा यहाँ पे क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या है? x raised to power 1 plus 1 upon 1 plus में 1। तो कितना इसका इंटीग्रेशन आएगा? x² तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? तो d का कितना आ जाएगा? e। तो e कितना आ जाएगा? b ओमेगा
इंटीग्रेशन कितना आएगा इसका एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने का मेथड अपर लिमिट माइनस में तो लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी E इक्वल टू b ओमेगा, इधर क्या मिलेगा हमें l स्क्वायर बाय 2 माइनस में 0, और क्या मिलेगा E इक्वल टू हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कैलकुलेट द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द रोटेटिंग रोड। तो ये मेथड हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, पहले स्मॉल पार्ट का फाइंड आउट करेंगे, फिर सभी स्मॉल पार्ट का फाइंड आउट उनका सभी को ऐड करेंगे, या क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटेटिंग रोड। अगर कोई रोड लीनियर मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, E इक्वल टू BLV। फर्स्ट ऑलमोस्ट कंडीशन क्या है, all these parameters magnetic field vector, length of the conductor and velocity vector of the conductor will mutual perpendicular to each other। अगर ये दोनों इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो इस केस में ईएमएफ कितना हो जाएगा 0। इस इक्वेशन सोल्व करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आज का टॉपिक था हमारा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ रोटेटिंग रोड। नेक्स्ट इसका जो हमने थर्ड मेथड बताया था ईएमएफ इंड्यूस्ड को फाइंड आउट करने का, वो थर्ड मेथड कौन सा था, रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन द, फॉर्मूला क्या है हमारे, देखो फाई इज इक्वल टू बी, हम फेराडेज लॉ में पढ़ चुके हैं। ए का हमने इसको यूज किया, एक तो हमने लीनियर रोड के केस में और एक रोटेटिंग रोड के केस में, और जो थर्ड आया था हमारा cos theta, theta be the orientation between the relative orientation between the magnetic field vector and the area। area means plane of the coil के ऊपर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर की क्या देगा डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में अगर थीटा को चेंज करेंगे तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा उसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, और वही टॉपिक कहलाएगा थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर या एसी जनरेटर, जो हम इस सेक्टर में भी पढ़ेंगे, मींस जो लास्ट चैप्टर है इसमें उसमें डायरेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो आज जो थ्योरी पढ़ेगी पढ़ी जाएगी वो सेम थ्योरी बेटा पढ़ी जाएगी किसमें, एसी जनरेटर में। तो इस पार्ट को भी अच्छे से समझना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मींस हम थीटा को चेंज करेंगे, अगर थीटा को बेटा हम चेंज करेंगे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द induced EMF by changing the relative orientation relative orientation का मीनिंग क्या बेटा, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और इसी पार्ट को बोल सकते हैं हम थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर। थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्लियर है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, रिलेटिव ओरिएंटेशन के कारण हमारा ईएमएफ कितना आएगा, ठीक है। एरिया चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड में रोड मूव करवाई लीनियर डायरेक्शन में, तो ईएमएफ कितना है, E इक्वल टू BLV। रोटेट करवाया, अभी रिसेंटली क्या कितना है, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। अगर हम थीटा को चेंज करेंगे तो हमारे पास ईएमएफ कितना आएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे। इसके लिए क्या मान लिया हमने, कोई मैग्नेटिक फील्ड मान ली यूनिफॉर्म, हमने अब इसमें B चेंज नहीं करना है, हमने इसमें A चेंज नहीं करना। चेंज क्या करेंगे, इसमें बेटा थीटा को चेंज करेंगे, रिलेटिव ओरिएंटेशन को हम बेटा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये मान लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं करती इस केस में, तो इसका मीनिंग B क्या बेटा कांस्टेंट है। और हमने कोई एक जनरेटर कोई मान ली रेक्टेंगुलर कोई, वो इस तरह इंक्लाइंड है, ठीक है। और इसका इस कोयल के ऊपर देखो, ये कोयल नहीं मान ली, ऐसे मान ली, इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो किसकी डायरेक्शन है बेटा, हमने एरिया वेक्टर की वैल्यू, तो ये हमने मान लिया इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी थीटा, ठीक है। अब ये बेटा कोई लोग ऐसे रोटेट करेगा, हमने इसको ऐसे पुट करके ऐसे रोटेट करेंगे कंटिन्यूअसली, तो ऐसे रोटेट करें तो थीटा चेंज होगा। हमने मान लिया जब ये रोटेट ये यहाँ पे जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये घूम के इधर आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा,
90 डिग्री ये घूम के इधर आए तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जब घूम के तो थीटा कितना हो जाएगा 270 डिग्री, अभी कितना हो थीटा 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कंटिन्यूअसली बेटा क्या होगी, चेंज होगी। तो हमने मान लिया इसको, मान लिया एक्सिस ऑफ द रोटेशन, और ये मान लिया हमने इसके ओमेगा। ओमेगा क्या है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या मान लिया हमने इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको क्या मान लिया हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ए क्या मान लिया हमने एरिया ऑफ द कॉइल जो कांस्टेंट है, बी क्या मान लिया बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड जो क्या है कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा थीटा चेंज होगा, चेंज क्या होगा यहाँ पे थीटा चेंज होगा। तो कंसीडरेशन में क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग या लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग लूप, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनिशियली एट एनी इंस्टेंट द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with this coil, magnetic flux linked with this coil कितना आएगा देखो, phi is equal to ba cos omega t या ba cos theta, ba cos theta, क्लियर है। तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इस कोइल के साथ लिंक होगा। कंसीडरेशन फिर मैं बता रहा हूँ क्या लिखेंगे, let us consider a current carrying rectangular loop is placed in the magnetic field. At any instant, the plane of the coil makes an angle theta with the direction of magnetic field. Then, the magnetic flux linked with this coil is given by V phi is equal to ba cos theta. अब ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा भी द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा थीटा बाई डी, पढ़ रखा हमने। ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा टी, बी ए कोस ओमेगा टी। हम इसमें ये भी कंसिडर कर सकते हैं अगर ये इस रेक्टेंगुलर कोइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसको क्या ले सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे जो बेटा एन है, एन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, जो कोइल है इसमें एन क्या मान लिया हमने नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो डायग्राम से, अब यहाँ पे क्या लिखा था हमने थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हमने ओमेगा, ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टी। अब यहाँ पे देखो क्या थीटा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर थीटा चेंज होगा, थीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा चेंज होगा। तो यहाँ पे फैराडे का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ वैल्यू को क्या करेंगे बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। फिर देखो यहाँ से ओमेगा क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी वो क्या कांस्टेंट लगातार सेम एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है, लेकिन इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है चेंज हो रही है। अगर थीटा चेंज होता है तो फाई भी चेंज होगा, अगर फाई चेंज होता है फाई फ्लक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको क्या करेंगे बेटा कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना है एज थीटा will change with respect to time, then flux is also changed, due to which according to the Faraday second law EMF will be induced। तो क्या लिखेंगे then phi क्या सॉरी इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, E is equal to माइनस में d phi by dt। अब phi की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, E is equal to माइनस d by dt of NBA cos omega t, NBA cos omega t। टाइम चेंज, टाइम के साथ एंगल चेंज इधर से EMF इंड्यूस्ड होगा तो उसको हम कैलकुलेट करें। n के नंबर ऑफ टर्न्स डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिएंटेशन, डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन। b आल्सो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा ये फैक्टर चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो cos भी क्या होगा, cos का फंक्शन में क्या होगा चेंज होगा, तो इसको क्या लिखेंगे देखो, और E इज इक्वल टू माइनस साइन n बाहर निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट, एरिया वेक्टर कांस्टेंट, d by dt of cos omega t, d by dt of cos omega t। अब cos omega t का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin ओमेगा t, और ओमेगा t का क्या हो जाएगा, ओमेगा तो किसको क्या लिखेंगे, और माइनस NBA sin ओमेगा t इंटू ओमेगा, माइनस
एन बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, और ई इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, कोस का क्या आएगा यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? दोबारा देखो, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम मान ली टी टाइम पे फ्लक्स कितना है, लिंक होगा इस कॉइल के साथ, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, ठीक है। थीटा का यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर, इसको एंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू में टी, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हम यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने मान लिया कि इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के कारण फ्लक्स कितना आएगा, n टाइम्स आएगा। अब क्या है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। अब सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, ये फंक्शन मिला E इज इक्वल टू nba ओमेगा sin ओमेगा t। अब देखो, अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, n कांस्टेंट सेम रहेगा, b कांस्टेंट कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया भी चेंज नहीं होगा, ओमेगा भी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंटली घूम रही है। अब बच गया क्या, sin ओमेगा t। अब देखो sin ओमेगा t फंक्शन अगर चेंज होगा, अगर sin ओमेगा t के लिए मैक्सिमम पुट करेंगे तो e क्या होगा मैक्सिमम, मिनिमम पुट करेंगे तो e क्या होगा आपका मिनिमम, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मान ली हमने, इसमें लिखेंगे दैट इज E is equal to E naught, E naught be the maximum value of the induced EMF, कब होगा, when sin omega t is equal to 1, sin omega t is equal to 1, और sin omega t 1 कब मिलेगा, जब हम ओमेगा t की वैल्यू कितने पुट करेंगे पाई बाई 2, मींस थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2। ये कब होगा, इस कॉइल का प्लेन, ये क्या मान लिया इसका एरिया वेक्टर, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जब आपस में क्या हो परपेंडिकुलर, हम इसको ऐसे पुट करेंगे, कॉइल जब रोटेट करके ऐसे आएगी, इस केस में हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे, देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड क्या है, मान देखो e की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, E नॉट, तो क्या जाएगा E नॉट इज इक्वल टू nba ओमेगा, nba ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस केस। अब इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दे, देखो क्या मिलेगा हमें, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 3। इस टाइप का फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, E इज इक्वल टू साइन E नॉट साइन ओमेगा t, आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर आया तो उसमें पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था हमने, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t, y इज इक्वल टू y नॉट साइन ओमेगा t, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था हमने जो एक फिक्स टाइम के साथ रिपीट होता था। तो बेटा इस केस में देखो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो पीरियडिकली क्या करेगा, पीरियडिकली क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम ओमेगा t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 180 पुट करेंगे फर्दर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू कम पुट करेंगे 270 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पीरियडिकली क्या करेगा ये, इसकी इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटली की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो बेटा ये आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, देखो अब इसका देखो ग्राफ, फ्लक्स कितना है देखो, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा टी। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेरिएशन ऑफ फाई, वेरिएशन ऑफ फाई विद ओमेगा टी, ओमेगा टी का मीनिंग क्या है यहाँ पे थीटा एंगल, तो इसका देखो वेरिएशन कैसा आता है, यहाँ पे मैंने मान ली ओमेगा टी, यहाँ पे हमने मान लिया फ्लक्स। अब देखो ओमेगा टी के वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ओमेगा टी की वैल्यू हम पुट करेंगे पाई बाई 2, ऐसे ओमेगा टी की वैल्यू पुट करेंगे हम पाई, ठीक है, फिर हम पुट करेंगे 3 पाई बाई 2, फिर करेंगे 2 पाई। तो देखो ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो cos 0 कितना हो जाएगा मैक्सिमम, तो हमारा फ्लक्स क्या मिलेगा मैक्सिमम। अगर हम ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फ्लक्स हमें मिलेगा पॉजिटिव मैक्सिमम, तो यहाँ से इसकी पीक क्या होगी स्टार्ट होगी। अगर हम बेटा पुट करते हैं ओमेगा टी विल बी पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0, तो इसकी पीक आ जाएगी मेन पोजीशन पे 0 हो जाएगी।
अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम कोस इसकी पाई, अब कोस पाई क्या होता है, ओमेगा टी की वैल्यू पाई पुट करें तो कोस पाई क्या होता है -1, ये जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये आ जाएगा आपकी फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगा आपकी माइनस में बी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू बी। अगर पुट करेंगे अगर फर्दर 2 पाई तो इससे 3 पाई बाय 2, इस केस में हमें क्या मिलेगी 3 पाई बाय 2, फिर फर्दर कितना हो जाएगा आपका 0, और 2 पाई की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी इसकी पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। तो कोसाइन वेव की फॉर्म में क्या मिलेगा हमें, फ्लक्स की वेरिएशन मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा या विद रिस्पेक्ट टू द ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे अगर हम फ्लो वेरिएशन पढ़ेंगे बेटा किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो फिर क्या मिलेगा हमें वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद ओमेगा टी। इसके साथ देखो कैसे मिलेगा हमें, या हमने मान लिया ओमेगा टी या हमने मान लिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट या एनबी ओमेगा है। देखो इस केस में जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करें तो sin 0 क्या होगा 0, तो इस ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मींस 0 से स्टार्ट होगा। अगर पाई बाय टी की वैल्यू बेटा पुट करते हैं पाई बाय 2, अब sin पाई बाय 2 क्या होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है e इक्वल टू e नॉट दैट इज nba ओमेगा, तो इसकी पीक कहां पे पहुंच जाएगी पाई बाय 2 के ऊपर, ये हमने मान ली ये वैल्यू होगी पाई बाय 2। अब उसके बाद पाई के ऊपर कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 0, और ये वेरिएशन क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, ये वैल्यू आ गई बेटा इसकी पाई। अगर हम पुट करेंगे 3 पाई बाय 2 दैट इज 270, तो sin 270 क्या होता है -1, तो इसकी वैल्यू कितनी देखो -nba ओमेगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी nba ओमेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू 2 पाई, तो 2 पाई में फर्दर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम पाई बाय 2 की बात करें तो फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। अगर हम पाई की बात करें तो अपोजिट मैक्सिमम, ये 0। अगर हम 3 पाई बाय 2 की बात करें तो ये 0, ये अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम। और फिर अगर हम 2 पाई की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इसी के साथ हम बेटा कंसीडर करेंगे कि इस कॉइल का हमने रेजिस्टेंस मान लिया, जो भी हमने रेक्टेंगुलर लूप ले रखी है, इस कॉइल का क्या मान लिया हमने आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, इस कॉइल का रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया आर, तो इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा, देन इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है ई नॉट sin ओमेगा टी, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ई नॉट sin ओमेगा टी अपॉन में रेजिस्टेंस। मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी आई नॉट sin ओमेगा टी, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई नॉट sin ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ ही क्या होगा मैक्सिमम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ क्या होगा 0 होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ ही क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो आज के लिए बेटा आपको 2 टॉपिक करने हैं, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये हम जो एसी जनरेटर पढ़ेंगे उसमें सेम थ्योरी यूज करेंगे, कुछ भी ओनली इसका डायग्राम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, थ्योरी एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं आएगा, यही आपका सेम डेरिवेशन आएगा। इससे पहले वाला टॉपिक था मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड्स, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, उनके ऊपर व्हीकल पूछ लेते हैं, उस टॉपिक्स को अच्छे से करना, ठीक है। कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।